કચ્છમાં ફરી ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા 2 થી 3 મિનિટના અંતરે જ ભૂકંપના 2 આંચકા અનુભવાતા સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ છવાયો. કચ્છમાં આવેલા ભૂકંપના અંગે ભૂકંપ સંશોધન કેન્દ્રના ડાયરેક્ટર સંતોષ કુમારે મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે ભૂકંપ અંગે કોઈ ચોક્કસ ધારણા કરી શકાતી નથી, પરંતુ ભારે વરસાદને કારણે કચ્છમાં ભૂકંપના આંચકા આવી શકે છે. સાથે જ તેમણે કહ્યું કે હાલ રાજ્યમાં 100 વધુ સ્થળોએ મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને 7ની તીવ્રતાથી વધુ મોટો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાય તો તે નુકસાનકારક કહેવાય છે. તાજેતરમાં કચ્છમાં સતત 2 દિવસથી ભૂકંપના આંચકા હળવા જે છે તેનો અનુભવાઈ રહ્યા છે. ત્યારે આ હળવા આંચકા આવવા પાછળના કારણો શું છે તે અંતર્ગત આપણે સીધી વાત સંતોષ કુમાર જે ભૂકંપ સંશોધન કેન્દ્રના ડાયરેક્ટર છે તેમની સાથે વાત કરીશું. કચ્છમાં સતત 2 દિવસથી સમયાંતરે નાના મોટા આંચકા આવતા રહે છે, એની પાછળનું કારણ શું છે અને આ આંચકા આવે છે તો તે શું સૂચવી રહ્યા છે? देखिए, कच्छ में 2001 में जो बड़ा भूकंप आया था 7.6 मैग्नीट्यूड का, उसके बाद से अब तक वहाँ का जो सिस्टम है, फॉल्ट सिस्टम जो है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हुआ है और उस समय के बाद से अभी तक वहाँ पे आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं. अभी हाल में जो अर्थक्वेक्स वहाँ पे आए थे वो 2 अर्थक्वेक्स 3.6 और 3.2 मैग्नीट्यूड के कल दोपहर को 2 मिनट के अंतराल में आए थे. पर ये भी जो नॉर्मल सिस्मिसिटी है उसी का एक भाग है. जो पहला अर्थक्वेक था वो मैग्नीट्यूड 3.6 का था और उसी जगह पे 3 मिनट के बाद दोबारा से अर्थक्वेक आया जो उसका आफ्टर शॉक बोला जा सकता है. तो जितने भी अर्थक्वेक्स अभी कच्छ में आ रहे हैं वो एक नॉर्मल सिस्मिसिटी पैटर्न ही दिखा रहे हैं. સર, કચ્છ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રના જે તલાળા સહિતના જે વિસ્તારો જે છે ત્યાં પણ આ પ્રકારના ભૂકંપના આંચકા આવી રહ્યા છે, એની પાછળના કારણો શું હોઈ શકે? देखिए, सौराष्ट्र में जो ऐसा बहुत बड़े फॉल्ट्स नहीं हैं सौराष्ट्र के अंदर, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे वीक जोन्स लिनामेंट्स हैं. और कच्छ में सौराष्ट्र में हमने ये खासकर देखा है कि जब भी वहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश का पानी इन वीक जोन्स में वो जो दरारें हैं वहाँ पे उसके थ्रू वो नीचे चला जाता है. उससे पानी की जो सपाटी में फेरफार आता है और जिससे नीचे की जो रॉक्स हैं, जो लिनामेंट्स हैं, वो अब जिस स्थिति में हैं उनका संतुलन थोड़ा आपस में बिगड़ जाता है, जिसके कारण वो वहाँ पे स्ट्रेस जो है वहाँ थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है और उसके कारण अर्थक्वेक्स वहाँ पे आते हैं. સર, એવું બને કે નાના આંચકા આવે છે એના કારણે મોટા ભૂકંપના જે સંભાવના હોય છે એ ટળી જતું હોય છે, એની સંભાવના ઘટી જતી હોય છે, આવું થાય? देखिए, अर्थक्वेक्स को आप कभी भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं. 2 तरह की थ्योरी है कि अगर छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं तो बड़ा अर्थक्वेक नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं देखा गया है. સર, ગુજરાતમાં કયા કયા એવા ઝોન છે કે જ્યાં ભૂકંપની સંભાવના રહેતી હોય છે અને એની પાછળના તાત્પર્ય શું? देखिए, अगर सिस्मिक हैज़ार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कच्छ जो है हमारा सबसे ज़्यादा वहाँ पे सिस्मिक हैज़ार्ड है, जो सिस्मिक जोन 5 में आता है. उसके बाद कच्छ से लगते हुए इलाके और थोड़ा सौराष्ट्र के जो पूर्व के और उत्तर के इलाके हैं वो सिस्मिक जोन 4 में आते हैं. उसके बाद जो रेस्ट ऑफ गुजरात है वो सिस्मिक जोन 3 में आता है और गोधरा के आसपास का छोटा सा इलाका है सिस्मिक जोन 2 में आता है. तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भूकंप के लिहाज से जो हैज़ार्ड जहाँ पे ज़्यादा है नुकसान हो सकता है वो कच्छ में है. लेकिन कच्छ में रिसेंटली अभी 2001 में जो भूकंप आया है तो उस भूकंप के बाद उतनी लार्ज स्केल का भूकंप तुरंत 10-20 साल 50 साल में आए ऐसा लगता नहीं है. लेकिन गुजरात में छोटे मोटे भूकंप 4-5 मैग्नीट्यूड के आते रहेंगे, जिनसे जनरली कोई जान माल की हानि नहीं होती. સર, કેટલી તીવ્રતાનો ભૂકંપ થાય તો જાનમાલનું અને મોટું નુકસાન થવાની શક્યતા છે? देखिए, ये सबसे ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका निर्माण किस प्रकार का है. आपका निर्माण अगर भवन निर्माण है या आपका जो भी पुल है, ब्रिज है, स्कूल्स हैं या जो भी क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो बहुत अच्छे बने हुए हैं तो उसमें 5 मैग्नीट्यूड 6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक भी है तो कोई नुकसान नहीं होता. और भूकंप के जो ज़्यादा खतरे वाले इलाके में वहाँ पर 7 या 8 मैग्नीट्यूड से भी क्रिटिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो बहुत उपयोगी स्ट्रक्चर्स हैं, जो बहुत क्रिटिकल हैं, जैसे स्कूल हॉस्पिटल्स हो गए या ब्रिजेस हो गए, उनको ऐसा बनाया जाता है कि वहाँ पे अगर 7 या 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आए तो उन पर कोई नुकसान ना हो. इस प्रकार का निर्माण संभव है और वो निर्माण किया भी जाता है. लेकिन इन जनरल अगर आम आदमी की, पब्लिक की देखें, जैसे हमारे मकान बनते हैं तो अगर अच्छा हुआ पक्का मकान है तो उसमें जनरली 6 मैग्नीट्यूड तक का भारत के अंदर या गुजरात में नुकसान नहीं होता है.
સર એક વાત એ પણ છે કે અત્યારે હાલ આમ જોઈએ તો ઓછો વરસાદ થયો છે, દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ હોય છે, આ બધા કારણોની સાથે ભૂકંપને કોઈ નિસ્બત છે કે કેમ? नहीं, देखिए लॉन्ग टर्म स्टडी ये बताती है कि दुष्काल या ज़्यादा बारिश का सीधा भूकंप की आने की संख्या कम या ज़्यादा होने पे इस बात पे कोई निर्भरता नहीं है, ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन सिर्फ सौराष्ट्र में हमने ये देखा है, पेनिनसुलर इंडिया सौराष्ट्र में, कि जब अगर मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश हो तो कम समय में छोटे छोटे भूकंप ज़्यादा आते हैं, जिसको सॉर्म टाइप ऑफ एक्टिविटी बोला जाता है। तो वो एक रहता है, बस उसके अलावा बड़ा भूकंप आने का और दुष्काल का या भारी बारिश का आपस में कोई संबंध नहीं है। સર આપણે કેવી રીતે મોનિટરિંગ કરીએ છીએ આ ભૂકંપને લઈને, અને કેટલા વિસ્તારની અંદર આ સતત મોનિટરિંગ આપણે કરતા હોઈએ છીએ? देखिए पूरे के पूरे गुजरात राज्य में हमारे लगभग 110 सिस्मिक स्टेशन लगे हुए हैं, जो लगभग हर ज़िले में 2 या 3 सिस्मिक स्टेशन हैं, और कच्छ में तो हमारे लगभग 20 के करीब सिस्मिक स्टेशन लगे हुए हैं। इसमें से 60 सिस्मिक स्टेशन का डाटा ऑनलाइन रियल टाइम में लाइव हमारे पास यहाँ हमारे डाटा सेंटर में आ जाता है, और गुजरात में कभी भी कहीं पे भी कोई 2 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पे या उससे बड़ा अर्थक्वेक आता है तो उसका लोकेशन और मैग्नीट्यूड तुरंत ही हम संबंधित हायर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भेज देते हैं। જી બિલકુલ, તો આ હતા સંતોષ કુમાર. તેમનું કહેવું છે કે 2 તીવ્રતાનો જો ભૂકંપ આવે તો તેની નોંધણી પણ આ સિસ્મોલોજી જે વિભાગ જે છે તેના દ્વારા કરવામાં આવતો હોય છે, અને તેનો રિપોર્ટ જે છે તે દર બદલ તૈયાર કરવામાં આવતો હોય છે કે જેથી કરીને મોટી જાનહાનિ થઈ શકે નહીં. અમિત શર્મા સાથે ગૌતમ શ્રીમાળી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ગાંધીનગર.